मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस पर। ये वीडियो उन सभी भूगोल के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है जो कि आगामी 2-3 महीनों के अंदर ही कुछ मेंस एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं। जैसे कि जीडीसी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम, जीआईसी का लेक्चरर का एग्ज़ाम और एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम। साथ ही साथ बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है उन विद्यार्थियों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज जिस टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा वो टॉपिक है कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। एक्चुअली अभी 3 साल पहले जीआईसी लेक्चरर की जो मेन परीक्षा हुई थी उसमें एक क्वेश्चन आया था कोपेन के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पर ही। तो मैं उस क्वेश्चन को लूंगा और उस क्वेश्चन को 250 शब्दों में किस तरीके से फ्रेम करना है, कैसे उसको लिखना है, क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है, वो सब कुछ आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मेरे इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो में आपको कई एक नई चीज़ें भी मिलेंगी। और जिन लोगों को मेंस परीक्षा नहीं देनी है, जो अभी सिर्फ एमसीक्यू की तैयारी ही कर रहे हैं, जो कि अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही देख रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे देना चाहता हूं। मेरी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस। ये प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसको आप अपने मोबाइल में ज़रूर डाउनलोड करके रखिए क्योंकि इस एप्लीकेशन पर आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है। सबसे पहले तो उन उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैंने 16 मॉडल पेपर्स, अनसॉल्व पेपर्स, ज्योग्राफी के पेपर्स, 16 पेपर्स मैंने अपनी इस एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिए हैं, जिनमें से एक पेपर आप फ्री में देख सकते हैं। आप वो डेमो के रूप में है, आप उसको देख लीजिए। एक चीज़ मैं और भी बता दूं कि इन 16 पेपर्स को जो मैंने बनाया है, इनमें जो मैंने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं वो जीआईसी लेक्चरर के पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। अगर आप इन 16 क्वेश्चन पेपर्स को लगा लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो परीक्षा होने जा रही है, मेंस की जो परीक्षा होने जा रही है जीआईसी लेक्चरर की, उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और मेरे इन 16 क्वेश्चन पेपर्स में से कई सारे क्वेश्चन आपको आपके उस मेन एग्जाम में आपको मिलेंगे। उसका प्रमुख कारण ये है कि मैंने एक भी टॉपिक मैंने छोड़ा ही नहीं है और साथ ही मैंने कुछ ऐसे टॉपिक भी कवर किए हैं जो कि सिलेबस के बाहर के हैं। हुआ क्या था कि आज से 3 साल पहले का जो पेपर हुआ था तो उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सिलेबस में नहीं लिखे हुए हैं, तो मैंने ऐसे ऐसे टॉपिक पर भी मैंने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया है। अब इन 16 पेपर्स के अलावा आपको और क्या क्या मिलेगा, तो आपको कुछ बुक्स भी मिलेंगी जिनको आप फ्री में पढ़ सकते हैं। और एक सेक्शन मैंने बनाया हुआ है सिलेबस का, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के सिलेबस और एडवर्टीजमेंट्स भी उसमें पड़े हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज उसमें पड़ी हुई है, PYQ सेक्शन में मैंने 197 क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो ज्योग्राफी से संबंधित हैं और अलग अलग स्टेट्स में जितने भी टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं ज्योग्राफी से संबंधित, वो सारे पेपर मैंने इसमें अपलोड किए हैं। यूजीसी नेट के आज तक के हुए सारे ऑब्जेक्टिव पेपर इसमें पड़े हुए हैं, सीयूईटी के सारे पेपर इसमें पड़े हुए हैं। अलग अलग स्टेट्स में जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो भी सारे पेपर इसमें मैंने पड़े हुए हैं। 197 क्वेश्चन पेपर्स हैं। अगर मैं अनुमान से कहूँ तो लगभग इनमें 18,000 सवाल मौजूद हैं। तो ये एप्लीकेशन ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको डाउनलोड करके रखिए। अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक एक्चुअली एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आज से 2-3 साल पहले जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम में पूछा गया है, मेंस एग्जाम में पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमको 250 शब्दों में देना था और ये क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन था। तो आज इसी क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से फ्रेम करना है, कैसे इसका आंसर लिखना है, वो सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन है विश्व के जलवायु वर्गीकरण के लिए कोपेन द्वारा प्रयुक्त। तो हमको जिस जलवायु वर्गीकरण से संबंधित आंसर देना है वो वर्गीकरण है कोपेन का। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि हमारा जो टॉपिक है वो है कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। अब आगे कह रहा है कि कोपेन द्वारा प्रयुक्त
आधारों की विवेचना कीजिए, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड्स हैं। आधार हमको बताने हैं, पूरे का पूरा क्लासिफिकेशन नहीं बताने लग जाना है। हम हमारा हमारा जो मेन फोकस है वो आधार पर होना चाहिए, और आधार का वर्णन नहीं करना है, हमको विवेचना करनी है। अगर कहीं कोई आलोचना है तो उसको लिख देना है, तो यही विवेचना का मतलब होता है। आधारों की विवेचना कीजिए तथा प्रमुख जलवायु विभाग बताइए। ये जो कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है, इसमें कोपेन ने कुछ जलवायु विभाग बताए हैं, उनमें से जो प्रमुख हैं हमको सिर्फ वही बताने हैं, सारे नहीं बताने हैं। तो दो चीजों पर फोकस करना है, पहला है आधार, और आधार की विवेचना करनी है, और क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के जो प्रमुख विभाग हैं, जो प्राइमरी डिविजन्स हैं, उनके बारे में हमको बताना है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन की आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले हमको लिखना है कि जर्मन वनस्पति विज्ञानी व्लादिमीर कोपेन, ये जो कोपेन थे उनका इंट्रोडक्शन बताना है, उनके बारे में बताना है कि वो कहाँ के थे, जर्मनी के थे, और वो क्या करते थे, वो वनस्पति विज्ञानी थे। तो जर्मन वनस्पति विज्ञानी व्लादिमीर कोपेन ने विश्व के जलवायु वर्गीकरण की सबसे सरल, सामान्य, सामान्य के आगे लिखा हुआ है जेनेरिक, ये वर्ड जरूर याद रखिएगा। अगर आप सामान्य नहीं लिखना चाहते हैं तो आप जेनेरिक तो जरूर लिखिएगा, और अगर सामान्य लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में जेनेरिक शब्द जरूर लिखिएगा ताकि एग्जामिनर इसको पढ़े। तो सबसे सरल, सबसे सामान्य, सुबोध, सुबोध मतलब जिसको कि आप बहुत आसानी से सीख सकें। सुबोध, वर्णनात्मक, डेस्क्रिप्टिव, सर्वमान्य, सभी जगह मान्य, ऐसी एक एक ऐसी वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की जो सभी जगह मान्य थी, और लोकप्रिय योजना प्रस्तुत की। मतलब ये जो क्लासिफिकेशन था ये बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड वाइड मान्य भी है और वर्ल्ड वाइड पॉपुलर भी है, और ये सरल है, जेनेरिक है, सुबोध है और वर्णनात्मक है। ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके आगे एक लाइन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाली है कि यह जलवायु वर्गीकरण, ये जो जलवायु वर्गीकरण है वो आनुभविक है, एम्पिरिकल है, परिमाणात्मक है, क्वांटिटेटिव है और वस्तुनिष्ठ है। ये जो वर्गीकरण है वो आनुभविक है, परिमाणात्मक है और वस्तुनिष्ठ है। ये लाइन आपको लिखनी ही लिखनी है। लेकिन यह वर्गीकरण जेनेटिक या जेनेटिक नहीं है, ये भी आप लिखिएगा। तो यहाँ पर इस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को डिफाइन करने वाली जितनी भी संज्ञाएं हो सकती थी वो मैंने सारी की सारी लिख दी हैं। सारी की सारी विशेषताएं मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, आप देख रहे होंगे। इसको सरल, सामान्य, सुबोध, वर्णनात्मक, सर्वमान्य, लोकप्रिय, अनुभविक, परिमाणात्मक, वस्तुनिष्ठ, ये सभी मैंने लिख दिया है। और अंत में ये भी लिखा हुआ है कि ये जेनेरिक वर्गीकरण नहीं है। तो ये जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ आप इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, अभी यहाँ तो मेन फोकस करना है हमको आधारों पर, लेकिन इसके अलावा भी अगर कुछ और भी अगर इस टॉपिक पर पूछ लिया जाए तो आपको ये लाइनें जरूर लिखनी है, सबसे पहले यही लिखनी है। मतलब जो भी खूबियां हैं इस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की वो आप जरूर बताइए, और जितनी भी खूबियां हैं सबको नीचे हाईलाइट भी कर दी। देखिए मैंने सबके नीचे एक लाइन भी खींची हुई है, इनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है ताकि एग्जामिनर की नजर इन पर पड़े। अब आगे हम देखते हैं। अगली बात को मैंने फिर से दूसरे पैराग्राफ में मैंने लिखा है कि 1874 में फ्रांसीसी पादप शरीर क्रिया विज्ञानी कैंडोल, अब मैंने कैंडोल का जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने दे दिया कि ये फ्रांसीसी थे और इनका काम किया था, ये भी पेड़ पौधों पर ही काम किया करते थे जैसा काम कोपेन करते थे, वो भी वनस्पति विज्ञानी थे, तो ये भी एक तरीके से वनस्पति विज्ञानी ही थे। तो 1874 में फ्रांसीसी विद्वान या फ्रांसीसी पादप शरीर क्रिया विज्ञानी कैंडोल ने विश्व को 5 वनस्पति मंडलों में विभाजित किया, 5 वनस्पति मंडलों में विभाजित किया, फुल स्टॉप। तो मैंने देखिए कैंडोल के नीचे भी अंडरलाइन किया हुआ है और 5 वनस्पति मंडलों के नीचे भी अंडरलाइन किया हुआ है, और मैंने ब्रैकेट में ये पांचों वनस्पति मंडल लिखे हुए भी हैं, और इनके नीचे भी आप अंडरलाइन करिएगा, मेगाथर्मल, जेरोफाइटस, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल और हेक्स्टोथर्मल और फुल स्टॉप। देखिए इस सेंटेंस को मैं फिर से पढ़ देता हूं कि 1874 में फ्रांसीसी पादप शरीर क्रिया विज्ञानी कैंडोल ने विश्व को 5 वनस्पति मंडलों मेगाथर्मल, जेरोफाइट्स, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल और हेक्स्टोथर्मल में विभाजित किया, और
इनके इस काम से कोपेन बहुत प्रभावित हुए। तो कैंडोल के इन्हीं 5 वनस्पति मंडलों के आधार पर, आधार देखिए हमारा टॉपिक क्या है, हमारा हमारा हमारे क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है, आधार। आधार, हम बार-बार आधार की बात करेंगे। देखिए, अब हमने एक आधार ढूँढ लिया कि कैंडोल के इन्हीं 5 वनस्पति मंडलों के आधार पर कोपेन ने सन 1900 में पहली बार वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो कोपेन ने 1900 में अपने जलवायु वर्गीकरण की प्रथम योजना प्रस्तुत की। पहली बार कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो सन 1900 में किया था। और इसमें क्या किया था इन्होंने, जिसमें विश्व की जलवायु को 5 प्रमुख वर्गों ABCDE में बांटा। यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रमुख जलवायु वर्ग हमको बताइए। तो वो कौन कौन से हैं, A B C D और E, फुल स्टॉप। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इस पैराग्राफ में, यहाँ 1874 से लेके यहाँ तक मैंने जो कुछ भी लिखा हुआ है इसमें मैंने बताया है कि जो कोपेन थे वो एक्चुअली कैंडोल के 5 वनस्पति मंडलों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हीं 5 वनस्पति मंडलों के आधार पर पूरे विश्व की जलवायु को 5 प्रमुख वर्गों ABCDE में विभाजित कर दिया। और ये जो इनकी पहली स्कीम थी वो सन 1900 में प्रकाशित हुई। लेकिन इसके बाद भी संशोधन होते रहे। अब जो भी संशोधन होते हैं उनका कोई ना कोई आधार तो अवश्य होता है। अब आगे देखते हैं कि क्या-क्या संशोधन हुए और उनका आधार क्या था। लेकिन इतना पता होना चाहिए कि ये जो सन 1900 में ये जो वर्गीकरण आया था, ये सिर्फ और सिर्फ 5 वनस्पति मंडलों पर ही आधारित था जो कि कैंडोल ने प्रोवाइड किए थे। इसके बाद 1918 में कोपेन ने 1918 में अपनी जो पुरानी वाली स्कीम थी, सन 1900 वाली जो स्कीम थी उसको संशोधित कर दिया। अब उस संशोधन के आधार हम देखेंगे। तो 1918 में कोपेन ने इस वर्गीकरण, ये जो उनका वर्गीकरण था सन 1900 वाला, इस वर्गीकरण की संशोधित योजना प्रस्तुत की, उसको करेक्ट किया। अब उसका आधार क्या है, देखिए हमारे क्वेश्चन में जो मेन कीवर्ड है वो है आधार। तो हम आधार की ही बात करेंगे। जो अब मतलब इस समय जब उन्होंने 1918 में जब इसमें संशोधन किया तो उस समय तापमान और वर्षा, इन्होंने 2 जलवायु के तत्व लिए, तापमान और वर्षा, और उनके मौसमी वितरण पर आधारित थी। कहने का मतलब ये कि इन्होंने जो 1918 में संशोधित क्लाइमेटिक स्कीम जो जारी की वो आधारित थी जलवायु के 2 प्रमुख एलिमेंट्स, जो 2 प्रमुख तत्वों पर, वो थे तापमान और वर्षा। और तापमान और वर्षा के इन दोनों के ही मौसमी वितरण पर, किस पर, मौसमी वितरण पर ये 1918 की इनकी स्कीम आधारित थी। तो हमको अभी तक 2 आधार मिले। एक तो सन 1900 वाला आधार मिला जिसमें कि उन्होंने कैंडोल के 5 वनस्पति मंडल लिए, और दूसरा आधार 1918 में मिला जिसमें उन्होंने तापमान और वर्षा के आंकड़े लिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ से देखिए, इसके बाद मैंने यहाँ से इसको लिखा हुआ है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 1931 और 1936 में 2 बार, देखिए इसमें हुआ क्या, 1931 और 1936 में इन दोनों ही सालों में इन्होंने इनका एक शिष्य था जिसका नाम था गीकर। अपने शिष्य के साथ मिलकर पूरे वर्ल्ड का एक मैप बनाया 1931 में, और अलग-अलग महाद्वीपों के मैप बनाए 1936 में। और ये जो मैप थे वो जलवायु के वितरण को दिखाने वाले मैप थे। तो इस बात को मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद 1931 और 1936 में क्रमशः विश्व व महाद्वीपीय स्तर पर, विश्व मतलब 1931 में विश्व का मैप बनाया और 1936 में महाद्वीपों के मैप बनाए पर जलवायु वर्गीकरण को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र प्रकाशित किए गए। तो यहाँ पर कोई संशोधन नहीं हुआ है, बस उन्होंने विश्व स्तर पर और महाद्वीपीय स्तर पर जलवायु वर्गीकरण को दिखाया, जलवायु के प्रकार बताए, कोई संशोधन नहीं किया। अंतिम संशोधन हुआ है 1953 में, और ये अंतिम बार संशोधन हुआ है कोपेन की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में। लेकिन जो कोपेन थे वो 1940 में ही स्वर्गवासी हो गए थे, लेकिन इनका शिष्य काम करता रहा इन्हीं के क्लासिफिकेशन पर। और
अंततः जब ये 1953 में प्रकाशित हुआ ये क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, तो इसको कोपेन, गीगर और पॉल के जलवायु वर्गीकरण के नाम से जाना गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से जो मैंने 1931 की बात लिखी है, यहाँ से लेके यहाँ लास्ट तक, यहाँ से ये पैराग्राफ अगर आप इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, आप सिर्फ इतना लिख दीजिए कि 1918 के बाद अ, ये जो जलवायु वर्गीकरण था वो 1931 और 1936 और अंततः 1953 में संशोधित किया गया। अगर आप इतना भी यहाँ पर लिख देंगे तो आपका काम चलेगा और अच्छा काम चलेगा। इसको इसको तो चूंकि अब मैं तो टीचर हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा इलेबोरेट करके आपको बता दिया है। हर चीज़ मैंने आपको बता दी है। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हर किताब में हर चीज़ नहीं लिखी हुई होती है। मैंने जो आपको बताया है, ये जो आधार बताए हैं, सन 1900 का जो आधार बताया है, 1918 के जो आधार बताए हैं, 1931 और 1936 में लोग कहते हैं कि संशोधन हुआ, संशोधन नहीं हुआ है। 1931 और 36 में मैप बनाए गए हैं, ठीक है? और 1953 में अंतिम में जो है गीगर ने और पॉल ने इसको संशोधित किया। तो सभी किताबों में इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है। बीइंग ए टीचर हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग कई किताबें पढ़ते हैं, कई सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, तब जाके हम आपको इतनी अच्छी जानकारी और बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम आप लोगों को इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता पाते हैं। अब आप ऐसी चीज़ें जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपका जो एग्ज़ामिनर है वो कभी आपका नंबर नहीं काटेगा, वो 2 नंबर आपको बढ़ाकर ही देगा हर बार। अब इसके बाद देखिए, तो अभी तक तो हमने जाना कि थोड़ा-सा मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन बताया और उसके बाद जो अलग-अलग सालों में इन्होंने वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की, उसके आधार बताए, क्योंकि हमको आधार बताना है। हमारी जो मेन थीम है वो आधार है। अब देखिए आगे क्या है? आगे आगे मैंने फिर से एक पैराग्राफ चेंज किया है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि कोपेन एक वनस्पति विज्ञानी थे। दोबारा मैं लिख रहा हूँ, लेकिन दोबारा लिखने का एक कारण है। ऊपर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिख रहा हूँ। हमेशा मैं बता रहा हूँ कि कोपेन एक वनस्पति विज्ञानी थे, कैंडोल भी वनस्पति विज्ञानी थे। उसका प्रमुख कारण अभी आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने बताया, क्या बताया कि किसी स्थान की वनस्पति और वहाँ की जलवायु में घनिष्ठ संबंध होता है। अब किसी वनस्पति और जलवायु में घनिष्ठ संबंध एक वनस्पति विज्ञानी ही बता सकता है। ये मतलब कोई मैथमेटिक्स का टीचर नहीं बता पाएगा। जो जिस क्षेत्र में काम करता है उसी क्षेत्र की बातों को बता पाता है। तो कोपेन एक वनस्पति विज्ञानी थे। इस बात को लिखने का कारण ये है कि उन्होंने बताया कि किसी स्थान की वनस्पति और वहाँ की जलवायु में घनिष्ठ संबंध होता है। अगर किसी स्थान की वनस्पति अलग प्रकार की है तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ की जलवायु भी भिन्न प्रकार की होगी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और कोपेन ने अपने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को, इस फैक्ट को लिखा हुआ है। तो ये लाइन आपको लिखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर मैंने देखिए आगे एक एरो लगाया हुआ है और ये एरो इसलिए लगाया हुआ है ताकि एग्जामिनर की यहाँ पर नजर जाए। और आगे लिखा हुआ है जलवायु वर्गीकरण के आधार, जो कि हमारा क्वेश्चन है। आधार मैंने ऊपर आधार बताए, लेकिन मैं फिर से नीचे यहाँ पर आधार लिख रहा हूँ और नए तरीके से लिख रहा हूँ। देखिए आपको कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, कहीं ऐसी इस प्रकार की आंसर राइटिंग आपको देखने को मिल जाए तो आप, मैं दावा करता हूं कि आपको नहीं मिलेगी इस तरीके की आंसर राइटिंग। इसमें देखिए पहला आधार, जलवायु वर्गीकरण का पहला आधार है कैंडोल के 5 वनस्पति मंडल। दूसरा आधार है जलवायु वर्गीकरण का कि जलवायु के आसानी से मेजरेबल, आसानी से मापे जा सकने वाले तत्व कौन कौन से? तापमान और वर्षा। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, उसी बात को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लिखना जरूरी है ताकि एग्जामिनर फिर से फोकस करे कि ये जो स्टूडेंट है जिसकी कॉपी में चेक कर रहा हूँ वो अभी आधार पर ही टिका हुआ है, वो इधर उधर भाग नहीं रहा है। तो दूसरा इन्होंने आधार लिया था तापमान और वर्षा, और तापमान और वर्षा के आंकड़े इन्होंने लिए थे और मासिक और वार्षिक औसत का इन्होंने इस्तेमाल किया था। तापमान के भी और वर्षा के भी मंथली और ईयरली जो एवरेज होता है उसके आंकड़ों का इन्होंने इस्तेमाल किया था जलवायु के वर्गीकरण के लिए। और ये जो दोनों एलिमेंट्स होते हैं ये पूरे विश्व में कहीं पर भी बड़े ही आसानी से मेजर किए जा सकते हैं। अच्छा, तीसरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत मुश्किल में आपको कहीं लिखा दिखाई देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्षण
प्रभाविता, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, वर्षण प्रभाविता की बात हो रही है। और ये जो इन्होंने आधार लिया था, ये केवल और केवल शुष्क जलवायु के वर्गीकरण के लिए लिया था। प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस बहुत जगह आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बताता हूँ और पूरे विश्वास और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको बताता हूँ कि यहाँ मेरे द्वारा बताई गई सारी बातें बिल्कुल सही हैं। अगर आप ऐसा आंसर लिख के लेकर आएंगे तो 25 में से 24 नंबर नहीं, 25 में से 25 नंबर मिलेगा। जलवायु वर्गीकरण के आपने आधार जान लिए। अब चलते हैं आगे। तो चूंकि हमको हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन में हमको विवेचना करनी थी, वर्णन नहीं करना था, विवेचना करनी थी। तो अब हम चूंकि आधार की ही बात हो रही है, तो हम आधार में अगर कोई आलोचना है तो हम उसको भी लिख देंगे। तो हमारा जो 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 क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन चाह रहा है, वो बात पूरी हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर आधार बता दिए, 3 आधार बता दिए। अब हम आगे इसकी आलोचना थोड़ा सा लिखने जा रहे हैं। आलोचना को मैं एक अलग पैराग्राफ में लिख रहा हूँ कि कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के अन्य तत्व एवं महत्वपूर्ण परिघटनाओं को नहीं लिया अपने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में। इन्होंने जलवायु के प्रमुख 2 ही तत्व लिए हैं, तापमान लिया और वर्षा लिया। बाकी के बहुत सारे तत्व होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी क्लाइमेटिक फिनोमिना होते हैं, उन सबको इन्होंने डिस्कस नहीं किया। तो ये इनके आधारों की एक कमी है, इनके आधारों की एक कमी है। और जब आधार की कमी होती है तो क्लासिफिकेशन की भी यही एक लिमिटेशन बन जाती है, एक दोष बन जाता है या आलोचना बन जाती है। तो कोपेन ने जलवायु के अन्य तत्व और महत्वपूर्ण परिघटनाएं जैसे वायु दाब के बारे में जिक्र नहीं किया। इन्होंने दैनिक न्यूनतम व उच्चतम तापमान का जिक्र नहीं किया। इन्होंने रेनफॉल की इंटेंसिटी, वर्षा की गहनता का जिक्र नहीं किया। इन्होंने क्लाउडीनेस, मेघाच्छादन की मात्रा का जिक्र नहीं किया। पवनों के बारे में इन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया, चाहे वो गृहीय पवने हो, लोकल विंड्स हो, चाहे जो भी विंड्स हो, उन्होंने विंड्स के बारे में कोई बात नहीं की। विंड्स की स्पीड के बारे में कोई बात नहीं की। इन्होंने एयर मासेस, वायु राशियों के बारे में कोई बात नहीं बताई। इन्होंने चक्रवात, प्रतिचक्रवातीय दशाओं के बारे में कोई बात नहीं बताई। इन्होंने जेट स्ट्रीम का भी कोई उल्लेख नहीं किया। इन्होंने वातावरण का भी कोई उल्लेख नहीं किया अपने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में। तो जैसी क्वेश्चन की डिमांड है वैसी ही हम बात यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ये तो हो गए आधार, आधार की बात तो हो गई खत्म। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के अगले भाग में, और क्वेश्चन का अगला भाग था कि प्रमुख प्रमुख जलवायु विभाग बताइए। तो अब हम प्रमुख जलवायु विभाग बताएंगे, और देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर मैंने फिर से एक एरो लगाया हुआ है, और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है जलवायु वर्गीकरण के प्रमुख प्रकार लिखा हुआ है। और आप जानते हैं कौन कौन से प्रमुख प्रकार हैं। तो ए जलवायु मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बी जलवायु मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सी जलवायु मैंने यहाँ लिखा हुआ है, डी जलवायु और ई जलवायु मैंने यहाँ लिखा हुआ है। आपको भी ऐसे ही लिखना है, चाहे कैसा भी सवाल पूछा जाए। इन जलवायु के नाम भी लिख दिए। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जलवायु का नाम भी लिख दीजिए। शुष्क जलवायु लिख दीजिए बी में। सी में लिख दीजिए आर्द्र मेसोथर्मल जलवायु, आर्द्र मेसोथर्मल जलवायु। और डी में लिख दीजिए आर्द्र माइक्रोथर्मल जलवायु। और ई में लिख दीजिए ध्रुवीय जलवायु। ये तो सब आपको पता ही होगा, जब आप प्री परीक्षा पास करके जा रहे हैं तो ये सारी चीजें तो आपको पता ही होती हैं। तो एक में ए बी सी डी जो जलवायु हैं, इन सब जलवायु के नाम भी आपको यहाँ पर लिख देने चाहिए। साथ ही साथ इन अलग अलग प्रकार के जलवायु प्रदेशों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जा रही है उसका नाम लिखना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ए जलवायु में मेगाथर्मल वनस्पति पाई जाएगी, बी जलवायु में जेरोफाइट्स वनस्पति पाई जाएगी, सी प्रकार की जलवायु वाले जो क्षेत्र होंगे वहां पर मेसोथर्मल वनस्पति पाई जाएगी, डी प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्रों में माइक्रोथर्मल वनस्पति पाई जाएगी, और ई प्रकार की जो जलवायु क्षेत्र हैं उनमें हेक्स्टोथर्मल वनस्पति पाई जाएगी। ये वही है जो कैंडोल ने 5 बताए थे जलवायु प्रदेश। ये लिख दीजिए, ये बताना जरूरी है क्योंकि यही आधार है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि चूंकि हमें प्रमुख प्रकार बताने हैं, तो वहां पर थोड़ी सी कुछ उनकी विशेषताएं भी बता देना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो उनकी विशेषताएं हैं, अगर आपको याद है, अगर आप उनको समझते हैं, तो 1 मिनट से कम समय में आप उनको बड़े ही आसानी से लिख लेंगे। जैसे जो ए प्रकार की जलवायु होती है उसकी विशेषता ये होती है कि सबसे ठंडे माह का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस होता है।
तो ये आप लिख दीजिए कि सबसे ठंडे महीने का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। जो बी प्रकार की जलवायु होती है वहाँ पर क्या होता है, वर्ष भर पानी का अभाव होता है, जल का अभाव होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वाष्पीकरण वर्षा से ग्रेटर देन होता है, वाष्पीकरण वर्षा से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब ऐसे ही सी, डी और ई को लिखना है तो देखिए ट्रिक देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। सी में लिखिए सबसे गर्म माह का तापमान, डी में लिखिए सबसे गर्म माह का तापमान और ई में लिखिए सबसे गर्म माह का तापमान। सी में लिख दीजिए सबसे गर्म माह का तापमान ग्रेटर देन 10 डिग्री सेल्सियस, डी में लिख दीजिए सबसे गर्म माह का तापमान ग्रेटर देन 10 डिग्री सेल्सियस और ई जलवायु जो कि ध्रुवीय जलवायु, ठंडी जलवायु है, तो यहाँ पर गर्मी में भी तापमान बहुत कम रहेगा, 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। तो इन दोनों में ग्रेटर रहेगा सबसे गर्म माह का तापमान और जो ठंडी जलवायु है, जो ई प्रकार की जलवायु है, यहाँ पर जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहेगा। अब आ जाते हैं सबसे ठंडे माह का तापमान सी में और सबसे ठंडे माह का तापमान डी में, और ई में इसका जिक्र नहीं हो रहा है। तो सी में जो सबसे ठंडे माह का तापमान होगा वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम ही होगा, -3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। तो 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही तापमान रहेगा सबसे ठंडे महीने का। जबकि डी जलवायु में जो सबसे ठंडा महीना होगा उसका तापमान या तो -3 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा या उससे कम ही रहेगा। तो ये 3 डिजिट्स आप याद कर लीजिए, 18 डिग्री सेल्सियस, एक याद कर लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस और एक याद कर लीजिए -3 डिग्री सेल्सियस। और बस जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उस ट्रिक के साथ आप इसको लिख दीजिए तो आपको बड़े ही आसानी से आप इसको लिख पाएंगे। और बी में कुछ करना ही नहीं, बी में लिखना है वाष्पीकरण ग्रेटर देन वर्षा, और ऐसा अगर होगा तो वर्ष भर जल का अभाव रहेगा। तो यहाँ तक जलवायु के प्रमुख प्रकारों का वर्णन हो गया। अब अगर आप चाहते हैं एडिशनली अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो इनके जो सब टाइप्स हैं, जैसे कि ए का है ए एफ, ए डब्ल्यू, ए एम और ए एस, आप इसको लिख दीजिए। और बी का बी डब्ल्यू और बी एस यहाँ लिख दीजिए, सी का सी एफ, सी डब्ल्यू और सी एस यहाँ लिख दीजिए, डी का डी एफ और डी डब्ल्यू लिख दीजिए और ई का ई टी और ई एफ लिख दीजिए। चाहें तो आप इनकी फुल फॉर्म लिख दीजिए, चाहें तो इनकी जो फुल फॉर्म लिख दीजिए, वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसका प्रमुख कारण ये है कि कोपेन ने ये जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन बताया है तो इसमें अंग्रेजी के लेटर्स का यूज किया है, अंग्रेजी के लेटर्स का यूज किया है, ए बी सी डी ई एफ एस एम डब्ल्यू एफ एन। तो इन हर लेटर का अपना एक मीनिंग है, तो वो मीनिंग आपको यहाँ पर बहुत अधिक डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। वो अगर आप बस सही लिख के आइएगा, गलत ना लिख के आइएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं जान रहे हैं तो मत लिखिए, लेकिन लिखिए तो सही लिखिए। आप लिख के अगर इतना भी अगर आप लिख के चले आएंगे, अगर आप इनको डिस्क्राइब नहीं करेंगे तो भी आपका नंबर नहीं कटने वाला है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में प्रमुख प्रकार पूछे गए हैं, सब टाइप्स नहीं पूछा गया है। फिर भी आप अगर ये लिख देंगे तो हो सकता है कि एक नंबर आपको ज्यादा मिल जाए। तो आप इन सिर्फ लेटर्स को लिखिए, इनको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर लेटर का अपना एक मीनिंग होता है और वो एग्जामिनर जान रहा है। अब एग्जामिनर को सिर्फ 250 शब्दों में अपनी बात कहनी है, नियत समय में और नियत शब्दों में आपको अपनी बात कहनी है, हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए, अब जलवायु वर्गीकरण के प्रमुख प्रकार भी हो गए। अब हम लास्ट में लिखेंगे, आधार भी मैंने आपको बता दिए, आधारों की थोड़ी बहुत आलोचना भी कर दी, और लास्ट में अब हम लिखेंगे कंक्लूजन। और कंक्लूजन आता है ये, यहाँ पर कंक्लूजन लिखा हुआ है, देखिए। अब कंक्लूजन मैंने फिर से एक नया पैराग्राफ बनाया और कंक्लूजन लिखा है इस प्रकार। कोपेन ने विश्व स्तर पर आसानी से एकत्रित किए जा सकने वाले जलवायु के तत्व, तापमान व वर्षा के आंकड़ों के आधार पर विश्व की जलवायु का सरल व सर्वमान्य वर्गीकरण प्रस्तुत किया। फुल स्टॉप। पहला सेंटेंस हो गया आपका ये। दूसरा है, अंग्रेजी के वर्णों ने इसे और भी अधिक सुबोध बना दिया, मतलब हम और भी आसानी से इसको हम याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी के ये लेटर्स यूज किए गए हैं। कोपेन ने जलवायु प्रदेशों की सीमाओं के निर्धारण में गणितीय विधियों का प्रयोग किया। ये भी देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि कोपेन ने जलवायु प्रदेशों की सीमाओं के निर्धारण में गणितीय विधियों का प्रयोग किया है। ये लाइन जो अगर आप लिखते हैं
तो एग्जामिनर जान जाएगा कि आपको पता है कि कोपेन ने अपने वर्गीकरण में जो है वो क्वांटिटेटिव मेथड्स का यूज़ किया है। और एग्जामिनर अगर इसको इस लाइन को अगर उसका ध्यान जाता है, आप इसको इसको अंडरलाइन कर दीजिए, गणितीय विधियों का प्रयोग, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, तो एग्जामिनर आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा ही देगा। तो इस तरीके से मैंने आज आपको बताया कि इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखना था। और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में, सिंपल वर्ड्स का यूज़ करते हुए जो पूछा गया है बस वही आपको बताना है। आधार पूछा गया है तो आपको आधार ही बताना है। और जलवायु के प्रमुख विभाग पूछे गए हैं, प्रमुख प्रकार पूछे गए हैं, तो जलवायु के प्रमुख प्रकार ही आपको बताने हैं। तो इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। 25 में से कम 20-22 नंबर आपको ज़रूर उपलब्ध करा देगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉपी ऐसी लिखिए जिससे कि एग्जामिनर, जिसको पढ़ के एग्जामिनर का दिल खुश हो जाए, मतलब एग्जामिनर को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, है ना? एग्जामिनर को जितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वो उतना नंबर आपका काटेगा। तो ध्यान रखिए राइटिंग बहुत स्पष्ट लिखी हुई हो, साफ साफ हर शब्द बहुत ही साफ साफ लिखा हुआ हो, बहुत ही क्लियरली विजिबल हो, कहीं भी कोई गंदगी ना फैलाई गई हो, ज़्यादा काट छांट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसका इंप्रेशन हमेशा गलत आता है। और इस तरीके से ये जो टेबल बना के मैंने लिखा हुआ है, इस तरीके से अगर आप टेबल बनाएँगे तो एग्ज़ामिनर को टेबल पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। इस चीज़ को अगर आप डिस्क्राइब करके लिखते तो एग्ज़ामिनर को पढ़ने में थोड़ी-सी समस्या होती, लेकिन वो टेबल देखेगा और तुरंत वो जान जाएगा कि आपको इस टॉपिक की अच्छी जानकारी है। तो इस तरीके से आप आंसर राइटिंग कीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको अंत में और बता देना चाहता हूँ कि कोई भी आंसर कभी फाइनल आंसर नहीं होता है। इससे भी अच्छा, इससे भी अच्छा, इससे भी बेहतरीन आंसर लिखा जा सकता है। ये तो मैं सिर्फ़ आपको सिखा रहा हूँ, सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद।